अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू दी शो। आप जानते हैं कि एक यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड तंबी आई इस बात पर, जब 25 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ा दी गई, उसके बाद 60 मजीद लोगों को सज़ा हो गई मिलिट्री कोर्ट्स में। आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा कि एक पूरा प्रोसेस है, फेयर ट्रायल, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रायल होता है, हर एक को वकील करने का इख्तियार होता है मिलिट्री कोर्ट्स में, और फिर उस पर सजाएं हुई हैं उसके बाद अपील का इख्तियार भी है हायर कोर्ट में, देन सुप्रीम कोर्ट में, और जो जनरल मार्शल है, कोर्ट मार्शल है, उसमें आर्मी चीफ को भी अपील की जा सकती है। तो इस सब मामले के अलावा उन्होंने ये जो स्ट्रेस और एम्फसाइज किया, इस बात के बावजूद कि मुज़ाकरात जारी हैं इस वक्त हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा कि ये अच्छी बात है, खुशाइंद बात है, लेकिन 9 मई के जो प्लानर्स हैं, जो मास्टर माइंड्स हैं, जो असल दिमाग हैं, उनको सज़ा अब होनी चाहिए दूसरी अदालतों से। मेरा ख्याल है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की बात कर रहे होंगे। खैर, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब आपके वक्त का। और इख्तियार वली साहब PMLN से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपका भी। तो आपसे स्टार्ट करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है DGISPR साहब की, उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडरशिप से मुतालिक जो मास्टर माइंड्स या प्लानर्स की बात होती है, इमरान खान साहब की बात होती है, तो किस तरह से व्हाट हैव यू टेकन आउट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपकी टेक क्या है इसमें? देखिए, मैं नहीं समझता कि जब तक वो स्पेसिफिक नाम नहीं आए तो ये ज़ाहिर मीडिया की एक प्रजम्पशन है, इन्फ्लुएंस है। इमरान खान साहब का या लीडरशिप का कोई लेना देना नहीं है। 1.5 साल हो गया, कोई ऐसा एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है। जो चालान पेश हुए हैं ATC में, उनमें भी कोई मास वाई एक पुलिस वाला भेस बदल के इमरान खान की टेबल के नीचे ज़मान पाक में चले गए और उन्होंने सारी बात सुन ली, ये एविडेंस है। अगर आप इसको समझते हैं कि एविडेंस है तो फिर मैं थोड़ा माज़रत चाहूँगा। मेरी नज़र मेरे समझने से अदालतों ने समझना, बाकी एक रिटोरिक, मैं वही कह रहा हूँ सर कि मैंने, क्योंकि अदालतों में हम लोग फेस कर रहे हैं ना सर, तो मैं ज़रा ज़्यादा अवेयर हूँ कि वहाँ पे चलान पे क्या चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे क्या चीज़ आई हुई है, कौन सा एविडेंस है जो उन्होंने हमें दिया है, हमने उसको देखा है। तो बुनियादी तौर पे जो ये मास्टरमाइंड्स और ये ख्वाहिश है हुकूमत की, और हुकूमत का एक तबका है जो ये मुज़ाकरात को सबोटाज चाहता है, और हर वक्त वो अपनी बंदूक इदारे के कंधे पर रख के चलाते हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें निगोशिएशंस को तो उन्होंने एंडोर्स किया है, सपोर्ट किया है। इसमें जो PTI को छोड़ के चले गए, आपने उनको माफ़ कर दिया, आपने उनको बरेलजुमा करार दे दिया। पहले आपने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, पहले आपने उनके खिलाफ एविडेंस किया, लेकिन जो PTI के साथ रहा आपने उनको जो है रगड़ दिया और जैसे छोड़ दिया। ये तो पिक एंड चूज़ है। जो मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल हैं, हम उनको जो है बिल्कुल यकसर मुस्तरद भी करते हैं उनकी, और बुनियादी तौर पे ये शहरियों के आइनी और शहरी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है, और ये गैर शफाफ ट्रायल है। तो हम इस चीज़ को नहीं एंडोर्स करते कि ये जो मामलात। एक छोटा सा सवाल है चौधरी साहब, ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। उसमें साथ सिर्फ ये बताइए कि 9 मई पे काफ़ी जोर था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सवाल पूछे गए उसके जवाब बड़े क्लैरिटी के साथ जवाब दिए DGISPR ने। दूसरा, उन्होंने 26 नवंबर की भी बात की और उन्होंने कहा कि हज़ारों कारकुनान की शहादत का झूठ फैलाया गया वहाँ पर। चलें हज़ारों नहीं तो उससे कम भी कर लें, सैकड़ों या उससे भी नीचे कर लें, लेकिन वो उसको भी क्लेम कर रहे हैं। वो बिल्कुल कहते हैं कि अब फौज तो वहाँ पर थी भी नहीं, ये झूठ क्यों वहाँ पर फैलाया गया? अब यही दो आपकी डिमांड्स हैं, एक है कि 9 मई पर एक जुडिशल इंक्वायरी और दूसरी है 26 नवंबर पर जुडिशल इंक्वायरी। और अगर इदारे का ये उस पर रद्द अमल है तो आपके ख्याल में हुकूमत उस पर जुडिशल इंक्वायरी कराने पर रजामंद हो जाएगी? मुज़ाकरात की सेंस में बात कर रहे हैं। होना चाहिए। देखिए, अगर फौज को तो आर्टिकल 245 के तहत बुलाया गया, ये प्राइम मिनिस्टर की और उनकी कैबिनेट की स्टेटेड पोजीशन है, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। सारे D चौक में शुक्रिया अदा भी शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। बाकी जो शहादतें हुई हैं, एक शहीद का पाकिस्तानी शहरी होने के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ होना कोई मैटर नहीं करता कि और जो शहदा हुए हैं रेंजर्स के, वो भी हमारे शहदा हैं। हम शहदा में मैं शहदा का सियासी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन काबिल एहतराम इख्तियार वली साहब, मैं एक सवाल फैसल चौधरी भाई से पूछ रहा हूं, इनके जवाब के बाद यही सवाल का जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। तो फैसल चौधरी साहब से जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि फैसल भाई, आपने फरमाया कि टेबल के नीचे इमरान खान के जो बंदा था वो शहादती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी शहादती कौन कौन से थे? आपको सारी तारीख का बड़े कानूनदान है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तब भी क्या हुआ? दूसरा, आपने फरमाया कि हुकूमत ये चाहती है कि ऐसे हो जाए, तो क्या हुकूमत अपने मकसद में कामयाब होती?
फैसल चौधरी साहब आपको नजर आ रही है? नहीं, हुकूमत में एक तबका ज़रूर है जो ये चाहता है और वो काफ़ी संजीदगी से सबटाज करने की कोशिश करता रहता है। वो आप उसमें देखिए, मरीम नवाज़ ग्रुप एक जो है वो उनके लोग हैं जो कि इसमें हुकूमत में व्हाट्सएप एक तबका है ना जो कि मुज़ाकरात को चाहता है कि डीरेल हो, वो टेम्परेचर नीचे नहीं लाना चाह रहा और टेम्परेचर को वो करता है। उनको पता है कि अगर रिलेशन नॉर्मलाइज हुए तो ये, क्योंकि हुकूमत जो है ये फियर फैक्टर पे और जो है क्यास जो आदम इस्तेहकाम है इसके ऊपर बुनियाद है, तो अगर वो ख़त्म हो गया तो इनकी बुनियाद ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये हाउस ऑफ कार्ड्स लड़खड़ा जाएगा। तो इसकी बुनियाद पे वो कोशिश करते हैं कि ये जो है मामला ये इस तरह से चलता रहे। ठीक जी इख्तियार भाई, वो कहते हैं हुकूमत तो लड़खड़ा गई है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिसाल कोई रोशन मिसाल नहीं है हमारे लिए तारीख में, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एंडोर्स कर दिया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी जो है वो पाकिस्तान की तारीख का एक सियातरीन वाक़या है, उसको किसी भी वाक़े से मिलाना, इवन अदालतों में हम उस फैसले को एज ए नज़ीर भी पेश नहीं कर सकते, जज डिस कर नहीं सकते। ठीक है जी, इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया शहजाद हुसैन भट्ट साहब और बाजू साहब, आपका शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये आज मेरे ख्याल में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बात वाज़ेह भी कर दी। मैंने कल भी एक टॉक शो में ये बात की थी कि जो PTI एक स्टीरियो का नैरेटिव थी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था तो आज DGISPR ने भी वही बात की। फिर इसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? जिन लोगों को सजाएं सुनाई जा रही है तो फिर आपको उस पर क्या प्रॉब्लम है? और ये तो फिर आपको खुश होना चाहिए, ये तो फिर कोई और लोग हैं या फिर आर्मी के ही लोग थे ना, फिर तो इस तरह ही आप उसको पोर्ट्रे करते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि इसको पॉलिटिसाइज किया गया। मैं आपको बताऊं कि ये एक पॉलिटिकल जामा या लिबादा या कुर्ता पजामा पहनकर आर्मी की तनसीबात पर बैक वक्त एक दिन में हमले करना, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, चकदरा फोर्ट स्वात, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान और फिर चागी मोनूमेंट, फिर लाहौर, फिर GHQ गेट रावलपिंडी, फिर जियारत रेजिडेंसी, एवरीवेयर जहां आप देखें तमाम फौजी तनसीबात पर एक दिन एक ही जमात के लोगों का हमला आवर होना, ये फॉल्स फ्लैग नहीं था। तो आप समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है फिर इख्तियार भाई? आप बड़ों को सजाएं तो दे नहीं रहे, छोटे छोटे वर्करों को आपने तुल दिया 10-10 साल के लिए, ये क्या इंसाफ है? अभी आप सब्र करें, ये तो इब्तिदाई इश्क है ना, आगे देखें होता क्या है। और हम तो यही कह रहे हैं पहले दिन से कि ये जिनको सजाएं मिली हैं 10-10 साल की, 8-8 साल की कैद व मुशक्कत, जो पहले 25 लोग थे अभी 60 लोग हैं, ये तो मोहरे हैं। जो असल मास्टर माइंड है वो तो PTI का बानी है, जिसने जमान पार्क में बैठकर और उसके 6-7 वो साथी जिसमें एक जनरल फेज भी थे, जो इस प्रोग्राम के मास्टर माइंड थे, उन्होंने ये प्लान बनाया था कि हमने ऐसे ऐसे करना है। आपने फौज के खिलाफ निकलना, आपने तुर्की का डिजाइन और तहरीर चौक की बातें, ये एक इशारे के नाव में ये बातें साथ साथ करते रहते थे। अब अगर सजाएं उनको मिलना शुरू हो गई है तो मेरे ख्याल में फैसल चौधरी को और PTI को उसको वेलकम करना चाहिए कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया था उनको सजा मिल गई है। हाँ, इख्तियार वली ठीक बात है आपकी फैसल चौधरी साहब। इख्तियार भाई जो कह रहे हैं इसका रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर सकते हैं आप। सर, जिस मर्जी को आपने 9 मई में रख लिया, CCTV फुटेज निकाले जो इंस्टिगेट करें, वो कौन बंदे हैं? वो शफाफियत जो है वो लाएं, उनको सामने तो लाएं। किसी का खुश होना या किसी का नाराज होना इशू नहीं है, इंसाफ होना इशू है, इंसाफ का होता हुआ नजर आना इशू है, एक साफ और शफाफ ट्रायल इशू है। जो बुनियादी शहरी हकूक़ होते हैं जिस पे मौजूदा हुकूमत और उनके हवारियों का आजकल कोई एतबार नहीं है। मैंने आपको कहा कि फियर फैक्टर के ऊपर और जो अदम इस्तेहकाम है उसके ऊपर बुनियाद कर रहे हैं ये, तो ये बात ये गैर संजीदा गुफ्तगू है। बात यह है कि जिन लोगों को आपने सज़ा दी है वो सज़ा कैसे दी है, उस सज़ा को देना, किसी की सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है ये तो अल्लाह का भी हुक्म है और कानून भी ये कहता है, और हमारे अखलाकी माशरती और सियासी अखलाक भी, ये अखलाकियात का तकाजा है कि जब सज़ा हो तो फिर जुर्म साबित हो। क्या ये बात दुरुस्त है? अभी एलिगेशंस क्या है ये भी नहीं पता।
मैं आपको वीडियो सबूत बाजवा साहब आपको भेजता हूँ, आपके पास खुद भी है, फैसल ने भी देखी है, लेकिन इनकी यादाश्त के लिए मैं आपको भेजता हूँ और आप स्क्रीन पे जरा चलाइए। नहीं वो हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हम देख चुके हैं वो वीडियोस। जो रहमतुल्लाह उसको कर्नल शेर के मुजस्समे को तोड़ रहा है। हसन नियाजी कौन है जो कोर कमांडर के, देखिए इख्तियार वली साहब एक गुजारिश, बंगले से बाहर आर्मी की वर्दी, वीडियोस की जो आप बात कर रहे हैं, छोटी सी गुजारिश ये है कि वीडियोस जो सीसीटीवी फुटेजेस है जिनका वो मुतालबा करते हैं वो दे दी जाए, क्लियर हो जाएगा, बल्कि जुडिशल कमीशन ही बना दे। क्या मेरी बात सुने बाजवा साहब, इनकी फरमाइशें भी पूरी कर देंगे, इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, लेकिन अगर कोई ये इधर टीवी पे बैठ के तो चलो डिनाई कर लें, ये टीवी से साइड पे होके दिल पे हाथ रख के बोले कि क्या पीटीआई ने ये किया नहीं है, क्या इनकी पार्टी ने, उनके कारकुनों ने किया नहीं है। मैं टीवी पे बोल देता हूँ कि नहीं किया। ज़मान पार्क में इसके लिए प्रोग्राम नहीं किया, मैं बात कर देता हूँ प्रोग्राम। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आप टीवी पे तो इसको डिनाई करेंगे, लेकिन यहाँ से हट के अपने दिल पे सर दिल पे हाथ रख के अदालतें तो हर जगह पे आप दिल पे क्या, आप जिस पे आप दिल पे हाथ रख के कुरान आप हाथ रख के दे रहे हैं, मुझे किसने किया है? बाजा साहब जरा सुन लें ना, फैसल नहीं जी आप सुन जाए, किसी थड़े पे बैठ जाए, किसी छोले वाले के पास बैठ जाए, उससे पूछ ले, वो भी आप बता देगा कि दैट वाज पीटीआई बिहाइंड 9 में। इसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक आपने बात की कि हम मुज़ाकरात में या हमारी पार्टी में ऐसा कोई है जो सीरियसली उसको सैबोटाज करना चाहता है, आपकी अपनी पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ये चाहता है कि जब तक इमरान अंदर है तो हम हुकूमत भी करते रहेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, और हमारी लीडरी भी चमकती रहेगी। जिस दिन इमरान निकलेगा तो शायद इधर ये सीएम भी ना रहे और जो ओहदेदार है वो पार्टी के मरकजी ओहदेदार भी ना रहे। ये इस बात का क्या मतलब है कि सीएम नहीं रहेगा? आप जमहूरी हुकूमत को डिसॉल्व कर देंगे? कैसे कर देंगे इख्तियार भाई? नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं है। इमरान खान ने निकलते ही सीएम को चेंज कर लेना है, क्योंकि सीएम की जो इमरान खान के बारे में गुफ्तगू व्हाट्सएप पे लीक हुई है, उससे तो वाज़ेह है कि वो खुद अपने लीडर से तंग है। तो अगर उसके लीडर तक ये बात पहुंच चुकी है और बुशरा बीवी तक पहुंच चुकी है तो वो भी छुट्टी हो जाएगा। चलें इख्तियार भाई, हमें इसका भी पता है सर जी, वो एक अलग बात है, वो उनकी पार्टी पॉलिटिक्स क्या चल रही है उसमें हमें नहीं इंटरेस्ट। मैं आपसे एक सवाल वैसे पूछता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि किसी खड़े पे बैठ के, किसी नुक्कड़ पे खड़े होके या किसी छोले वाले के पास जाके पूछा जाए तो वो ये कह देगा कि, और अक्रॉस पाकिस्तान आप बात कर रहे हैं कि ये जो 9 मई था तहरीक इंसाफ ने किया, ये इंतशारी जमात है, ये मुल्क मुखालिफ है, ये मुल्क दुश्मन है, जो आज ओवरऑल बातें भी हुई उसका लुब्बे लुबाब मैं आपके सामने बयान करूं। लेकिन इसका क्या करें कि 8 फरवरी को वोट फिर उनको मिल गए। देखिए, वो आपको मैं एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में 2 चीजें, 2 कार्ड्स ऐसे हैं कि ये कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी पार्टी खेल जाए, कोई भी छोटी सी जमात भी खेल जाए, अच्छा, पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए एंटी अमेरिकन स्लोगन काफी है, और पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए आपको प्रो इस्लामिक कार्ड खेलना पड़ता है, वगैरह वगैरह। उसमें कई चीजें हैं कि 8 फरवरी को इन्होंने एंटी ग्रेनल जो नैरेटिव था वो लिया था। आज उस वक्त बात थी एब्सोल्युटली नॉट। मेरे ख्याल में फैसल चौधरी को मैंने कोर्ट्स में देखा था इस्लामाबाद में, इनकी गाड़ी पे भी लिखा हुआ था एब्सोल्युटली नॉट। परसों चौथ में देख रहा था ये जिस गाड़ी से उतरे हैं उस पर एब्सोल्युटली नॉट नहीं लिखा हुआ था, एक गाड़ियों पे लिखा होता था। क्यों हम फैसल भाई क्यों मिटा दिया एब्सोल्युटली नॉट? गाड़ी से क्यों उतारा है आपने? आज यही तो बता दें फिर। शहजाद साहब, वो इख्तियार भाई ने कहा कि मुझे दे दो एब्सोल्युटली नॉट, मैं लिखूंगा। वो लेके लगाया तो है नहीं आपने इख्तियार भाई। क्या आपने इख्तियार भाई टाइम खत्म हो गया है, अब एंड पर आ गया काम। एक फिक्रे में बताएं मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं, और यही बात फैसल भाई से एक फिक्रे में पूछना है कि मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं। इख्तियार भाई पहले आप। मुस्तकबिल में ये है कि मुझे इमरान खान और पीटीआई का मुस्तकबिल तारीख ही नजर आ रहा है, एंड देयर इज नो रोल ऑफ इमरान खान, नो रोल अपनी सोशल मीडिया और अपनी पार्टी को, अपनी एस्टैब्लिशमेंट, अपने मुल्क, अपनी रियासत, इस मुल्क की बका और इकोनॉमी के खिलाफ ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे शायद आप इनकी पोस्ट देखें लगता है कि कोई पाकिस्तान दुश्मन, रॉ, मुसाद
जिस तरह की कोई मुल्क दुश्मन। फैसल भाई लास्ट कमेंट आपका, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? टाइम खत्म हो गया है। मुस्तकबिल में इमरान खान एंड पीटीआई विल रॉक एंड PMLN विल बी शॉक्ड। टाइम विल टेल। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद थे। इख्तियार थे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हमारे साथ है। वेलकम बैक। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका अगर हम टोन एंड टेनर देखें तो पिछली जो प्रेस रिलीजेस ISPR की तरफ से आई 9 मई के हवाले से हो या जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और ट्रायल के हवाले से हो, वहाँ पर लहजा कुछ सख्त महसूस होता था। लेकिन जो कल हमने प्रेस रिलीज़ देखी जिसमें यह अनाउंस हुआ कि 60 लोगों को सज़ा हो गई मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के केसेस में, और उसमें साथ से लिखा गया कि ये अमल मुकम्मल हो गया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आज ये सवाल भी उनसे हुआ कि और मजीद लोग, उन्होंने कहा नहीं, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला था ये यहाँ पे कंक्लूड हो गया है। लेकिन उसके अलावा शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ये ज़रूर बात हुई कि बाकी जो सिविलियन कोर्ट्स हैं, यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के मुकदमात हैं, ख़ासतौर पर अगर लाहौर की बात करें, शाह महमूद कुरैशी साहब पर जो मुकदमा है, या डॉक्टर यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी है, महमूद रशीद है और इमरान खान साहब है, वो उन्होंने कहा कि ये हम चाहेंगे कि इनके भी फैसले जल्द हो जाएं एंटी टेररिज्म कोर्ट से, तो ये वाला अमल फिर उसके बाद मुकम्मल होगा। तो आगे अब उसमें एक ये नज़र आता है कि बड़े अरसे से जो मामला रुके हुए थे, एक हिसाब से चालान बन रहे थे, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, वो चले फर्द जुर्म तक तो मामला आया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भट्ट साहब, वहाँ पे हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने, जिनके साहबजादे को कितने 10 साल सजा हुई है, हसन न्याजी को मेरा ख्याल है, उनसे जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, अमीनुद्दीन खान साहब ने जो आइनी बेंच के सरबराह, उन्होंने कहा कि आपकी इस पर राय क्या होगी, या कोई और दूसरे जज साहब से, लेकिन वो आइनी बेंच में जब ये मामला है, उन्होंने कहा सज़ा हो जाए तो हम ज़रा रिलीफ में आ जाएंगे, हमें पता तो चले हम भी सूली से टंगे हुए हैं। क्या समझते हैं आप इसमें? बाजवा साहब, आप ठीक कह रहे हैं, दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, और उनके कंधों से बोझ भी उतर गया। अब हो गई सजाएं। जब हो गई सजाएं तो सजाओं का जरा गौर से देखें। अगर आप मुझे इजाजत दें 1 मिनट की, तो मैं आपको थोड़ा सा लेकर जाना चाहता हूं क्रिकेट में। आपको क्रिकेटर याद होगा मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ क्रिकेटर, हमारा तिखा बॉलर, याद है? यू रिमेंबर सर? 2007 वर्ल्ड कप में शुएब साहब और मोहम्मद आसिफ को ड्रग केस इस्तेमाल करने पे फड़ लेता गया, PCB ने छुड़वा लेता। वही मोहम्मद आसिफ जब IPL खेलने गया, फिर पकड़ा गया, बेगुनाह हो गया, फिर छूट गया। आखिरी बात, मोहम्मद आसिफ आखिर में जाकर पाकिस्तान को बेचते हुए जुए में मुलव्वस हो गया, पकड़ा गया। और भाई, पाकिस्तान का बड़ा बॉलर जो आज तक खेल रहा होता, पूरी दुनिया के बैट्समैन मानते हैं कि मोहम्मद आसिफ से अच्छा बॉलर नहीं था, पाकिस्तान से भी बाहर हो गया, अपने आप से भी ज्यादा। बाजवा साहब बाहर हो गया। नहीं, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन क्या है? बड़ा अच्छा सवाल किया, मजा आ गया आज। वो बाहर हो गया। आपको याद है, बड़ा दुख है, हमारे सीनियर हैं, उस्तादों की जगह पर है, जिनका बेटा हसन न्याजी है, जब वो PIC पर गया था, वो जहां पर वेंटिलेटर खींच रहा था, उस वक्त मामू इमरान खान ने उसको बचा लिया था। उस वक्त अगर रोक लेते, आज ये सानिया ना होता, आज वो पैंट जो लहरा रहा था उसको वहीं पकड़ा जाता, सजा होती जैसे आसिफ को हुई है। तो फिर कादा दुख होया, कादा दुख होया, कादा परेशान हो रहे हो? मेरिट से सजा हुई है, ईमानदारी ने सजा हुई है। मसला उसमें सिर्फ ये है, जो तहरीक इंसाफ का इस पे रद्द-ए-अमल भी आ गया, वो ये कहते हैं, अच्छा वो कहीं ना कहीं उसको भी साइड पे करें, आपकी जो ह्यूमन राइट्स की जितनी भी एजेंसीज कह लें आप या इदारे कह लें, वर्ल्ड वाइड एंड पाकिस्तान में HRCP की बात कर लें आप अगर, तो वो ये कहते हैं कि यार मसला ये नहीं है, आप दें, जिस बंदे ने गलत किया है बट साहब उसे सजा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें शफाफियत रखें, उसमें यह पता हो कि एक को 10, एक को 8, एक को 6, एक को 2 साल, किस बेसिस के ऊपर ये डिसाइड हुआ कि इसको इतनी और इसको इतनी कम या इसको इतनी ज्यादा सजा होगी। 1 सेकंड ये कि जो एविडेंसेस वहां पे पेश हुए वो क्या ट्रायल कोर्ट में ATC में पेश नहीं हो सकते थे? सवाल ये किया जाता है कि शफाफियत आ जाती है, रिपोर्ट होता है कि सबूत क्या है, यजीद के पास भी आर्गुमेंट थे, वो भी नहीं सी मनिया, वो भी नहीं सी बात आया। और सारी फुटेज, एक फुटेज जड़ी है ना, वो जनाब मौजूद है, तुसी आप नहीं देखी वो पैंट वाली फुटेज? नहीं देखी? कौन कसम दिल ते तरह? नहीं, वो देखी है। अभी थोड़ी देर पहले फैसल चौधरी साहब भी ये बात कर रहे थे कि वो देखें, वो तो वहां पे वो उसके बाद का जब वो आग शाग लग गई, तज़हीक आमेज थी वो यार, यही भारत में हुआ होता है ना, खुदा की कसम तबाह बर्बादी हो जाती।
यार उनका आर्ग्यूमेंट भट्ट साहब सिर्फ उसके अंदर ये है कि आप किसी को अगर ये पहले बता रहे हैं और सबूत के साथ बता रहे हैं कि इस बंदे ने ये काम गलत किया तो आप उसको सजा दें, लेकिन फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सजा खत्म नहीं हो सकती, होनी नहीं चाहिए। वो एक फिर आपके अदालती सिस्टम का, एक जस्टिस सिस्टम का मजाक सा लगता है ना पूरी दुनिया के अंदर। भट्ट साहब कैपिटल हिल की एग्जांपल दी गई, लंदन राइट्स की एग्जांपल दी गई, आप उनमें देखिए कि वहां पे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी से पार्टी छुड़वाई नहीं, स्पीडी ट्रायल हुए, जिसको जो सजा होनी थी ठक 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 वो गया सजा। अच्छा मैं दसो कि जुल्फकार अली भुट्टो का केस फिर दोबारा लियांदा जे ना, चैन आ गया ना हुण। यही खातूने अव्वल हुंदी सी और शेर दी बची सी, खुदा की कसम बाजवा साहब दुख्तर पाकिस्तान आज बहुत याद आ रही है। 27 दिसंबर है 2007 में, बेनजीर भुट्टो बेचारी जी एक मनूस दिन था जिसमें जाम शहादत उसने नोट किया। मैं उसको शहीद समझता हूँ। मेरी उससे एक दफ़ा इंग्लैंड में मुलाकात थी, वो वहाँ पर ब्रॉडवे पे फिर रही थी और रहमान मलिक साथ था। हम 4 दोस्त से, शफीक अवान था, गौहर भट्ट साहब थे, अल्लाह जनसिक पर रोमान सान और आपका खाकसार। इन्हें सन बर्गर खुआए, गपशप हुई सड़क के उत्ते ही, गड्डियां गुड़ियां नहीं सी वड्डियां, कोई पैदल ही टुरदे पे सी पाए, उसे सारे पैदल टुरदे ने। शहबाज शरीफ साहब को मेरे साथ ट्रेन में मैंने खुद देखा, उसे पलवान कोई ये 2 गड्डियां तो फिरता है मोहम्मद नवाज शरीफ, होर कोई नहीं गा। जो सच्ची बात चले नहीं, वो हो गया। मेरा तो ये खातून जो है वो कत्ल हुई, कितने कत्ल 10 मैन, फिर ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल कितने कत्ल। अब बिलावल साहब ने जो गड़ी खुदाबख्श में जो तकरीर की है, उनकी हुकूमत थी जिस वक्त बेनज़ीर, जिसके बाद मतलब जब बेनज़ीर साहिबा का कत्ल हुआ लियाकत बाग रावलपिंडी, उसके बाद किसकी हुकूमत आई? 5 साल पीपल्स पार्टी की। उसमें क्या निकला? क्यों नहीं उसमें से उन्होंने कातिलों को पकड़ने के लिए कुछ किया? मैं आपको अर्ज करूं कि यूएन का एक कमीशन आया यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो हेराल्डो म्यूनिज उसके कमिश्नर थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो चले गए यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करते करते, उन्होंने किताब लिखी गेटिंग अवे विद मर्डर, कि एक कत्ल से बच के निकल जाना। और वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो इन्वेस्टिगेशन थी कत्ल के हवाले से, उस पर लिखी गई है। काश कि किसी दिन उस पर भी कोई नोटिस हो जाए। जैसे भुट्टो साहब को 43 साल बाद 45 साल बाद इंसाफ मिला है, काश के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी कुछ तो पता चले। यार टेबल पर बैठ के बात कह रहे हैं, फुल टेबल पे बैठ के गल करनी पै गई है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसके अंदर भट्ट साहब बात बड़ी सादा सी, पहले कर लेंगे। नहीं, उसमें बात बड़ी सादा सी है। वो ये है कि हर चीज का एक हल होता है। अब मिसाल के तौर पे जुडिशल कमीशन का जो कहा जा रहा है, 9 मई पे बनाएं, नथारा कर दें उसका, क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी हो, एक इंडिपेंडेंट कह लें या न्यूट्रल एक एंटिटी, कोर्ट के जो टॉप 3 सीनियर जजेस हैं उनके अंडर एक जुडिशल कमीशन बना जाए। अच्छा, ये नोटिफाई हुकूमत ने करना है, हुकूमत नोटिफाई करे, ताकि ये जो एक मसला, एक रौला पड़ा हुआ है, एक तरफ मान जाएंगे फिर। सर अगर कह रहे हैं तो मान जाएंगे। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि देखें, क्लैरिटी आवाम के लिए भी तो आनी चाहिए, व्हाट्सएप के नहीं आनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो वाला जो मामला है उस पर कमीशन बने, उस पर जो केसेस चले वो कहां पर खड़े हुए हैं आज। मेरा आपसे सिर्फ एक शिकवा ये है कि एक वतीरा है हमारा, हम भी हर चीज के अंदर ना पानी को अंग्रेजी में कहते हैं कि मडिंग द वाटर्स, पानी को गदला करना भी खूब जानते हैं हम खुद ही। और फिर उसके बाद वो कॉन्स्पिरेसी थेरीज, उसमें से साजिशी मफरूज़े जन्म लेते हैं, ये हुआ था नहीं, वो हुआ था नहीं, इसने किया था नहीं, उसने किया था। वो जितने मुंह उतनी बातें फिर निकलना शुरू हो जाती। तो उसका बेहतरीन हल है, दुनिया भर के अंदर जिस तरह से शफाफ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू मामला आगे निकलता है, साफ होता है, यहाँ पे भी हो जाए तो क्या बुराई है? भट्ट साहब यार बाकी मुल्कों च भी 5 साल की हुकूमत जी 4 साल की बनती है, उन्होंने 2-2.5 साल बाद ढा देंगे ने। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे नहीं डिगदी है। नहीं, वहां पे देखें, वहां पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, उसके थ्रू होता है। या फिर ये भी हमने एग्जांपल पिछले ब्रेक्जिट के बाद यहाँ क्यों गिरती है फिर? वो मेरे पास साइफर है, ये साइफर है, ये मुझे अमेरिका ने गिरा दिया है। अब अमेरिका ट्रंप आ गया, मेरा जाने जिगर है, और सारे अपने दोस्त ने। नहीं, देखें यू टर्न करने छोड़ दे बाजवा साहब, देखें मुझे क्यों निकाला आगे लेके जाना है। सर मुझे क्यों निकाला? अच्छा, मैं वैसे आपको एक अर्ज कर दूं, और इसमें कुछ थोड़ी सी खबर है भट्ट साहब, और कुछ बाकी प्रेडिक्शन भी शामिल है साथ। और वो ये है कि अब नून लीग एक बयानिया आपको अनकरीब नजर आएगा, उनका बनता हुआ, वो बना रहे हैं कि हम भी अब आगे से ना कोई अनकरीब उन्हें नजर आ रहा है कि मामलात अब पैचअप होने की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें उनका भला तो नहीं है, उनकी हुकूमत को खतरा पड़ता है ना वहां से, और फिर सियासतदान यूं ही करते हैं। तो वो एक बयानिया अब आपको नून लीग का भी नजर आने लगा अनकरीब, जिसमें वो कहेंगे कि एक दफा फिर मुझे क्यों निकाला, और हम अच्छी खासी हुकूमत कर रहे थे, हमने ये कर दिया था, हमने वो यार कर दिया हम दोनों ना नून लीग के स्पोक्समैन है ना पीटीआई के स्पोक्समैन है। सानू तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। आप गौर करें ना जरा, अगर सवाल आपका अच्छा था, मुकाबला होना है, सवाल आपका अच्छा था कि दुनिया में और भी कहीं पे ये होता है कि 4 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद वजीर आजम को निकाल दिया जाए। उसका जवाब काश मैं आपको दे सकता यहाँ पे, लेकिन चले
आप बाजवा साहब मेरे काबिल एहतराम भाई, भारत ने राफेल त्यारे ले लिए हैं, ठीक है, साढ़े F-16 तो उत्ते ने, हुण असी चाइना के कैंप च आके 40 त्यारे ले रहे हैं जो कि 5th जनरेशन के हैं और टॉप एट द रेंज में हैं कि आला नस्ल के जो त्यारे हैं वो पाकिस्तान, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पायलट है इस वक्त वहां जाकर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और लेके आएंगे। अब हमारी मिसाइल बन रहे हैं बाजवा साहब, और कहां तक उसकी वो गंदे आदमी के मुल्क तक उसकी रसाई है? नहीं वो बात आपकी ठीक है भट्ट साहब, लेकिन एक रियलिस्टिक बात होनी चाहिए और वो ये है कि पहली बात तो ये है कि राफेल तैयारे किसी भी तौर पे अच्छा जितनी मर्जी अच्छी उनके पास हो ना, टेक्नोलॉजी आ जाए इंडिया के पास, ज़ाहिर है पैसे हैं उनके पास, लेकिन हमारी भी बड़ी बेहतरीन है। वन सेकंड इज के बात बाजवा साहब, सर आपकी पीएफ की स्किल्स है, सियासतदानों आगे लेके जाओ, और रोटी दे लाले पे होए ने, लोगों को मरदे पे ने, बिल दे पैसे नहीं गए यार, बच्चे पढ़ाते पैसे नहीं गए, मैं भी यही असी सियासत की करिए, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं। मुबादा ये कि कहीं बैरूनी दबाव के तहत कि ये तासुर भी जाए कि इस वजह से हम कर रहे हैं, हम खुद अपना घर इन ऑर्डर क्यों ना कर लें, बैठ के बातचीत क्यों ना कर लें। और फिर जहां से बात मैंने शुरू की थी वो खुशाइंद बात ये है कि एक स्टेटमेंट्स तो आएंगी, आती रहेंगी, दोनों तरफ से वो मामला चलता है। दबाव पॉलिसी करो, बैठ कर टेबल पे गल कर लो। वो जो मेरा ख्याल था इसको जो गलत राह पे लोग चलाते थे ना, अब वो लोग थोड़े से इससे पीछे हट गए, जो कहते थे असेंबली से बाहर निकल जाओ, सड़कों पर आ जाओ, गलत मशवरे देना ले। वैसे मैं ईमानदारी की अपने दिल की बात बताऊं, मैंने जो फील किया है इमरान खान के इर्द गिर्द सारे करप्ट ने, लेकिन इमरान की करप्शन मैनू को खास नजर नहीं आई। वैसे खास क्या, आम कहाँ पे नजर आई है आपको वैसे बात। और फिर दूसरी बात यह है कि और भी किसी के खिलाफ जो जितनी कैबिनेट थी ना, जिसमें से बहुत सारे लोग थे जो बाद में पीडीएम में चले गए, जिन पर करप्शन के चार्जेस थे, उसके अलावा भट्ट साहब आज जो इमरान खान की काबीना थी उस वक्त जिसकी आप बात कर रहे हैं, इर्द गिर्द सारे करप्ट थे, वो एक केस पे बना लो यार, किसी एक पे केस चलाएं, फवाद चौधरी पे चला दें, शाह महमूद कुरैशी पे चला दें, या आसमी राशिद पे चला दें। माफी दे देनी चाहिए बाजवा साहब। ये जो लाहौरी है ना, खास तौर पर आप भी, मैं लाहौरी है, हम लोग ना जरा अपनी बीवी के नीचे लग जाते हैं, प्रॉब्लम है साढ़े लोगों की। अगर खा भी लग गया तो कोई गल नहीं, भाभी मशवरा पैड़ है यार। नहीं यार भट्ट साहब ऐसे नहीं है, देखें मशवरा करना और बेगम से मशवरा करना, मैं ये हसास मौजू है, इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सुन्नत भी है खैर, और ये कोई ऐसी इसमें कुपराई वाली बात नहीं। और फिर ये जाती मामला जिसका जो मर्जी कर रहा है। नंदलास एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वो जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं ना कि चीन से जो बड़ी खास टेक्नोलॉजी तैयारों की सूरत पाकिस्तान को मिल रही है, उसके तनाजुर में हम बात करेंगे इजराइल के मामले की, जिसके अज़ाइम बड़े नापाक हैं और वो अब मिडल ईस्ट से निकल के इस खत्ते की तरफ यानी ईरान की तरफ, और खुदा ना करे उसके बाद पाकिस्तान भी एक मामला आगे ख़राब हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। इजराइल के जो डिज़ाइंस हैं वो ग्रेटर इजराइल वाले, वो जो एक सहूनी रियासत का जो ख्वाब है वो मुकम्मल होने की तरफ जाता नजर आता है, यानी कि इजराइल उस पर जिस एग्रेसिवली अब इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया है उसकी कुछ बात करेंगे। अब जैसे अब पिछले दिनों शाम का हमने देखा है कि बड़ा स्ट्रेटेजिक इलाका शाम में इजराइल के ज़ेर कब्जा है, उसके अलावा जो गजा में सूरत हाल है वो सबके सामने है, उसके अलावा दीगर ममालिक के साथ इजराइल की जो बदमाशी है वो जारी है, और अब यमन पर भी इजराइल ने अटैक कर दिया। तो ये वही डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। और फिर मुस्लिम ममालिक जो इर्द गिर्द मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, खदशा और ख़तरा ज़्यादा इस बात से रहता है कि ये एक डिज़ाइन पूरा होगा उसके बाद वो दूसरे पे आएंगे, यानी कि अभी तक जो मामला ये यमन से और जो इर्द गिर्द उसके ममालिक हैं इजराइल के, उन पर कब्जा, और उसके बाद ईरान की तरफ ये कहा जा रहा है कि इजराइल का अब हमला बढ़ेगा। सिचुएशन क्या है, आगे क्या बन सकता है मामला? हमारे साथ ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान है, दिफाई तजिया करें। थैंक यू सर आपके कीमती वक्त का। किस तरह से आप सर देख रहे हैं कि एक सबसे पहले तो मुझे नज़र आता है कि जब इजराइल पर वो अटैक हुआ था, जिसके बाद ये सारा चीज़ें निकलना स्पिल आउट होना शुरू हुई, वो एक लगता है कि वो एक टैक्टिकल बल्कि स्ट्रेटेजिक गलती थी। और अब इस वक्त जो यमन की सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि ये वो उसी डिज़ाइन की तरफ जा रहा है कि आगे ये मजीद बढ़ेगा सब मामला इजराइल की तरफ से? जी हाँ, जिस तरीके से देखें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो ऊपर से हमारी बात होती थी हमास है, हिजबुल्लाह है, या कुछ जो खतीब हिजबुल्लाह है, अल बदर है इराक में, और इसी तरीके से आके हुतीस थे, ये एक मेजर फोर्स के तौर पर रेजिस्ट कर रहे थे। ऑल्दो उनको ऊपर जो हमास को शिकस्त तो ये दे नहीं सके अभी तक, पॉलिटिकली मिलिटरीली डिफीट नहीं कर सके हैं। The only thing they have done कि गजा को they have razed to the ground,
इसी तरह हिजबुल्लाह के साथ कोई इनका वहाँ पे अचीवमेंट नहीं रही है। और लेकिन जहाँ पे जब सीरिया में आए तो सीरिया में देखिए जिस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन डेवलप हुई इन 11 डेज की, वो बागी आके उनते हैव टेकन ओवर द कंट्रोल ऑफ सीरिया। तो सीरिया में भी अभी इजराइल ने ये किया, मौके से फ़ायदा उठा के गोलान हाइट्स तो ऑलरेडी उनके पास था, लेकिन उसके एक्सटेंशन है जो नॉर्थ की तरफ वो वहाँ पे बढ़े हैं टुवर्ड्स द माउंट हरमन, वो दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से वो बैठ के न सिर्फ सीरिया को देख सकते हैं बल्कि जो बीका वैली है बैरूत जो लेबनान की है उस पर भी नज़र रख सकते हैं। ताहम जिस तरह कल उसने नेतन्याहू ने कहा है कि जी हम अगले साल एंड तक इसको वेकेट करेंगे, बट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेजर थ्रेट है जो इंटैक्ट है वो हौतीस हैं, और हौतीस ने भी पास्ट में ये साबित किया जब इनकी जब आप समझ लें कि क्लैशेस स्टार्ट हुए थे विद दी सऊदी लेड फोर्सेस के साथ, जिसमें यूएई भी शामिल था और जो बाकी ममालिक भी शामिल थे उसमें, लेकिन उसमें भी वो दे रिमेन वो प्रिवेल कर गए थे। अब भी सिचुएशन ऐसी है कि यमन की ऐसी लोकेशन है, देखें कि इसके नॉर्थ में सऊदी अरब है, इसके ईस्ट में ओमान है, और इसके वेस्ट में रेड सी है, और साउथ में इट इज़ गल्फ ऑफ अदन। तो दुनिया भर की जो ऑयल मोस्टली 40% के करीब ऑयल जो मेडिटेरियन सी से जो जहाज़ आते हैं वो स्वेज को क्रॉस करते हैं, रेड सी में दाखिल होते हैं, बाबुल मंदब से गुजरते हैं जो यमन का एरिया है, और बाबुल मंदब से गुजर के फिर वो आके गल्फ ऑफ अदन में आते हैं, और इसके बाद फिर वो जाते हैं अरेबियन सी में। सो इस हौतीस जो हैं रेड सी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, बाबुल मंदब को भी कंट्रोल कर रहे हैं। सो दुनिया जो जिन ममालिक का जब यहाँ से पाइपलाइन गुजरती हैं, देखें पेट्रोलियम भी यहाँ से है, एलपीजी भी यहाँ से, तमाम वो ग्रुप्स हैं जो ईरान बैक्ड हैं, जिन्हें ईरान की हिमायत हासिल थी। हम हौतीस की बात कर लें, हम हौसियों की बात कर लें, हम हमास की बात कर लें। अब मामला इसके अंदर ये है कि एक एक करके, क्योंकि इजराइल की जो मिलिट्री माइट है उसका तो बहरहाल मुकाबला नहीं कर सकते ना ये, ना बल्कि बेशतर ममालिक दुनिया के नहीं कर सकते उसका मुकाबला। इन छोटे ग्रुप्स ने जिनको ईरान या कहीं पे पीछे रशिया बैक कर रहा था, कैसे करेंगे इनका मुकाबला? तो आपको आगे नजर क्या आ रहा है कि ये वाला भी तकरीबन सर करने के बाद माजी ईरान की तरफ रुख किया जाएगा इजराइल की तरफ से? बात ये है, एक अकेला अगर इजराइल हो ना, उसको कोई सपोर्ट ना करे आप, तो मैं कहता हूँ हमास ही उनको ठिकाने लगा देगी। अब मसला ये है कि इंटायर वेस्ट और अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है लॉजिस्टिकली भी, और वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी आ रहे हैं, तो उस वजह से वो दैट इज द मेजर फैक्टर है। फिर एक अलायंस है, देखें उन्होंने अपने कैरियर्स जो हैं वो मूव किए हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी रिसेंटली आपने देखा है कि जिस तरीके से यमनीस ने, अब यमन के अंदर भी देखा ना, यमन इज इन टू पार्ट्स, सना को कंट्रोल हौतीस कर रहे हैं, जबकि अदन में एक अलग हुकूमत है वहाँ नीचे। तो गवर्नमेंट भी तकसीम है, दो हिस्सों में यमन तकसीम है। किसी ज़माने में नॉर्थ यमन और साउथ यमन था, जो कल वही सूरत हाल है। लेकिन अभी हौतीस के पास जो मिसाइल्स हैं वो भी यकीनन वो ईरानी खैबर जो है ईरानी सप्लाइड है, स्कर्ट है, रशियन मिसाइल है, इसके अलावा जिलजाल इनका मिसाइल है, कहर नाम के मिसाइल भी है। अब जो उन्होंने रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सो इनका रेंज जो है वो तल अवीव को हिट कर सकते हैं, और उन्होंने साबित किया है। और उन्होंने इवन आयरन डोम सिस्टम को से बच के जाके उन्होंने हिट किया, और एक जिसे कहते हैं ना फियर और पैनिक क्रिएट किया है। तो ये इनकी कैपेबिलिटी है, ड्रोन्स भी इनके हैं। तो दैट्स वाई अब उनको टारगेट करें जो इनके जो जहाँ पे इनके आर्सेनल्स पड़े हुए हैं। लेकिन अभी जिस तरह कल की मैंने देखी है और पढ़ी है कि उनके जो इंटेलिजेंस वाले थे वो तो बता रहे हैं कि उनको मिल नहीं रहे हैं कि इनके जो सोर्सेज जो वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो फिर ऊपर से ये है कि ये बड़े डिटरमिनेंट किस्म के लोग हैं जो हौतीस हैं, ऑल्दो दे आर फार अवे, लेकिन ये है कि ये दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने जहाज़ों पे अमेरिका हमला किया है। मसूद भाई कतगलामी की माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जो फील कर रहा हूँ लिबनान, यमन, ईरान, पाकिस्तान, ये एक सीक्वेंस मुझे नज़र आ रहा है। इन हालात में पाकिस्तान की तैयारी क्या है?
जो मिसाइल पर पाबंदियां लगने की अमेरिका बात कर रहा है, एक उस पर रहनुमाई मेरी फरमा दे। दूसरा, जो चाइना हमें F-16 से बेहतर तैयारे जो है वो 40 तैयारे जो है वो फराहम कर रहा है मेरी इतलात के मुताबिक। ये दूसरी बात ये बता दे, अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि इसराइल हमारी तरफ मैली आंख से फिर देख भी नहीं सकता? क्या मैं दुरुस्त हूं? जी हाँ, देखें कि इजराइल का भी ये सोच भी नहीं सकता है, वो पहले ईरान से निमट लेना। वो ईरान पे अभी तक मुश्किलात में है, क्योंकि उनको पता है ईरान अभी तक अपने पावर्स को डिस्प्ले नहीं किया है, तो वो ईरान पे नहीं जा सके, तो व्हाट टू टॉक ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में उनकी ये सोच, तो उनके स्टेटमेंट यही है नेतन्याहू की कि दुनिया में दो ममालिक है जो बड़े दुश्मन मैं समझता हूँ, वन इज ईरान, द अदर इज पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान उस कैटेगरी से बहुत ऊपर है। इजराइल 10 दफ़ा सोचेगा या पाकिस्तान से पंगा लेगा। अभी जहाँ तक आपने बात की है पाकिस्तान की, जो प्रेशर, जो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की बात हुई है, ये देखें बदकिस्मती से हम कह सकते हैं दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स हैं, लोगों के पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं और इसमें पाकिस्तान को प्रेशराइज करने, जाहिर है वो तो बिल्कुल है वो। लेकिन वो मैं भी वही सवाल आपके सामने रख रहा था, शहजाद भट्ट साहब ने भी वही बात की। एक जो प्लान नजर आ रहा है, एक डिजाइन जो नजर आ रहा है, एक सीक्वेंस जो नजर आ रहा है, वो दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले जैसे आपने भी कहा कि ईरान है, तो ये चीज तो काफी इमिनेंट नजर आ रही है कि अब अगला जो इजराइल कसने की कोशिश करेगा शिकंजा, वो ईरान के खिलाफ हो सकता है। उसमें कितना कामयाब होता नहीं होता, लेकिन ये भी हम देखें कि ईरान के अंदर किस तरह से द वे इजराइल हैज टेकन आउट इट्स राइवल्स विद इन ईरान, वो वाली जो उनकी खुसूसियात और या कैपेबिलिटीज हैं उनकी अगर हम बात करें, तो एक इंटिमिडेटिंग, एक खौफनाक सूरत हाल तो है ना ब्रिगेडियर साहब? देखें, पाकिस्तान किसी प्रेशर में नहीं आएगा। अभी आप देखें नॉर्थ कोरिया जो है दैट इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन पाकिस्तान, 2 करोड़ 2.5 करोड़ आबादी है, और उसने दुनिया भर के तमाम टेक्नोलॉजी उसके पास है, न्यूक्लियर वेपन है, मिसाइल प्रोग्राम है। अमेरिका उनको तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ठीक है, वो बदमाशी पे और दड़ले के साथ कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को कैसे बिगाड़ सकता है, विच इज twice the size of Russia. So Pakistan is such a important and country, न्यूक्लियर पावर भी है और पाकिस्तान मिसाइल फोर्स भी है, पाकिस्तान के पास शाहीन भी है, पाकिस्तान के पास अबाबील भी है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, वी कैन एनहांस द रेंज। इसको 10,000 पे भी लेके जा सकते हैं, इसको 15,000 पे भी ले सकते हैं, तो हमारी कैपेबिलिटी से दुनिया मानती है। बिल्कुल है, लेकिन हमारे साहब वो घर में जो दाने हो तो फिर उसके बाद बड़ा कुछ होता है ना, वो भी तो एक मसला है। वहाँ पे जो हमारी जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो वेन्स गैल हैं, जिसको पहले कहते थे वेंटिलेटर, वहाँ से लगता है, ड्रिप वहाँ से लगी हुई है, वो बड़ा कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो क्या कहेंगे इस बारे आप? देखें जी, जिस तरीके से पाकिस्तान चले, जिस तरीके से हमें अभी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इकोनॉमी के आपके मुस्बित इशारे मिल रहे हैं, और यकीनन पाकिस्तान में इकोनॉमी एक बड़ा इशू है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, विच विल इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी। अभी भट्ट साहब ने बात की थी J-35 की, मैं बता दूं कि J-35 जहाज़ हमें जो मिलेंगे 40 के करीब मिलने हैं, और ये दुनिया का दिस इज द एडवांस जो है 5th जनरेशन का जहाज़ है, और इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स, जो एरोडायनेमिक्स की बात होती है वो लेटेस्ट है, इनके इंजन्स लेटेस्ट हैं, रेडार के उसमें आता नहीं है, इसका अपना जो रेडार है बहुत ज़बरदस्त है, और दुनिया में। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का लास्ट मिनट रह गया, सिर्फ आधा मिनट है मेरे पास। मैं शार्प सवाल कर रहा हूं, अगर किसी मुल्क को लीबिया से शुरू करके सारे मुल्क देख ले, जिनको भी तोड़ा गया है, सबसे पहले फौज को तोड़ा गया है, तो मुल्क फतह किए गए हैं। भट्ट साहब आप सही कहते हैं। देखें कि एक मशहूर कॉल है किसी का, अगर आपके मुल्क में अगर आपकी अपनी फौज नहीं होगी तो एक दुश्मन की फौज होगी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एक बस आते जाते ये बात करनी यहाँ पे ज़रूरी है, इसको हम किसी और टाइम पे रखेंगे, कि क्या चाइना USA का या वेस्टर्न वर्ल्ड का मुतबादिल हो सकता है? एक बड़ा अहम सवाल है। उसकी वजह कि पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली क्या चाइना से वो सपोर्ट मिल सकती है पाकिस्तान को जो वेस्टर्न ब्लॉक से हमेशा पाकिस्तान लेता रहा, या फिर आगे भी उसी के साथ चल रहा है? ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम आपने देखा, इजाज़त दें, अल्लाह।